this video, we are going to revise the chapter number 1 called Python Revision Tour. And इस चैप्टर के अंदर we are going to quickly revise all the topics and focus on the important ones. जो टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर के अंदर हम उसी को रिवाइज करेंगे. तो स्टार्टिंग विद व्हाट इज़ अ टोकन. तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है इस चैप्टर के अंदर दैट इज़ टोकन. तो टोकन इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम. आप सभी ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा एटम. एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है. बट पाइथन के अंदर द स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं? टोकन. इसका दूसरा नाम है लेक्सिकल यूनिट. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे तो उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करेंगे तो वो टोकन कहलाएगा. There are basically 5 types of token. Number 1 is keyword. Number 2 is identifier. Number 3 is literal. Number 4 is operator. And number 5 is punctuator. Now, इन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं and after that we will understand it using an example. So, keyword. They are reserved words having predefined मीनिंग. अब इसका मतलब क्या हुआ? पाइथन के पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जिसका कोई प्री डिफाइंड मीनिंग है. फॉर एग्जाम्पल फॉर, इफ, एल्स, एलिफ, ट्राई. इस तरीके से हमारे पास अराउंड 32 कीवर्ड्स हैं जो कि पाइथन ने पहले से ही क्या कर लिए? रिजर्व कर लिए. एंड उसका कोई प्री डिफाइंड मीनिंग है. पूरे पाइथन के अंदर हमको इन्हीं कीवर्ड्स के साथ काम करना है और उसकी वर्किंग समझनी है. नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर. तो आइडेंटिफायर बेसिकली मीन्स द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम. इट मीन्स आप प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स को कोई नाम देते हो, उसी को बुलाते हैं आइडेंटिफायर. जैसे कि कोई वेरिएबल, आप किसी भी वेरिएबल को कोई नाम दे सकते हो. जैसे कि कोई फंक्शन, आप फंक्शन को कोई नाम दे सकते हो. या फिर क्लास, या फिर ऑब्जेक्ट. बुक के अंदर आपको ये दो चीज़ें मिलेंगी बट ये चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है. बट इनके भी नाम को क्या बुलाया जाता है? आइडेंटिफायर. नेक्स्ट इज लिटरल. लिटरल मीन्स वैल्यूज. वो वैल्यूज जो कि कांस्टेंट होती है विच कैन नॉट बी चेंज्ड. अब हमारे पास कई तरह की वैल्यूज होती हैं, वो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. ऑपरेटर्स. अभी जो आपने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं या फिर जो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं जैसे कि प्लस, माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, इसके अलावा एंड, और भी बाकी कई सारे ऑपरेटर्स जिसको अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं ऑपरेटर्स के अंदर. एंड इसके अलावा जो भी चीज़ें बची उसको हम बुलाते हैं पंक्चुएटर. एंड इट इज़ यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन कमांड. या फिर सिंपल भाषा में समझाऊं तो ऐसी वो सभी चीज़ें जो कि आपने प्रोग्रामिंग में यूज़ की होगी और इनमें से ये चारों में नहीं आती, मतलब ना तो वो कीवर्ड है, ना आइडेंटिफायर, ना लिटरल, ना ऑपरेटर, तो वो पंक्चुएटर कहलाएगी. लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो सबसे पहले मैं आपके सामने कोई पाइथन की स्टेटमेंट लिख देता हूँ एंड आफ्टर दैट वी विल आइडेंटिफाई विच टोकन इट इज़. सो सबसे पहले हम लिखते हैं x इक्वल टू 20. ये काफ़ी सिंपल स्टेटमेंट है. ये पाइथन के अंदर एक वैलिड स्टेटमेंट है. अभी इसको अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, इंडिविजुअल पार्ट्स के अंदर, तो ये क्या बन जाता है? आपका टोकन. तो पहला टोकन आपका है x, दूसरा है इक्वल टू, तीसरा है 20. अब ये तीनों जो 5 टोकन्स अभी हमने पढ़े हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हीं पांचों में से कोई टोकन उसके अंदर होगा. इट मीन्स ये तीनों चीज़ें, इनमें से ही कोई टोकन कहलाएगी. नाउ x, हम सभी को पता है ये एक वेरिएबल है या फिर वेरिएबल का नाम है. सो दिस इज आइडेंटिफायर, दिस इज एन ऑपरेटर एंड दिस इज अ लिटरल. जैसे कि आप देख सकते हो ये तीनों ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, ये किसके टाइप हैं? टोकन के. तो हमने एक पाइथन स्टेटमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन कर दिया और उसको हमने कैटेगराइज कर दिया इन द डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन्स.
एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से मैंने कोई स्टेटमेंट लिखी है, एग्जाम्पल इज माई नंबर इक्वल टू इंट ब्रैकेट इनपुट एंटर अ नंबर। अभी इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें, ये आपका अगेन आइडेंटिफायर है, ये आपका ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इंट, नाउ दिस इज अगेन अ फंक्शन, फंक्शन का नाम इंट है जिसको हम बोलते हैं अगेन आइडेंटिफायर। दिस राउंड ब्रैकेट, अब ये आता है आपका पंक्चुएटर के अंदर। दिस इनपुट इज अगेन अ फंक्शन, ये भी आइडेंटिफायर के अंदर आएगा। दिस राउंड ब्रैकेट इज अगेन अ पंक्चुएटर। दिस कोट इज अगेन अ पंक्चुएटर। दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, एक स्ट्रिंग लिखी है हमने तो इसको हम क्या बुलाएंगे, लिटरल। This quote is again a punctuator and these round brackets are again punctuators. So basically एक पाइथन की स्टेटमेंट को हमने मल्टीपल टोकन्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया है, इसी को बोलते हैं टोकन। सो दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर इनपुट का आई भी एक टोकन होगा, नहीं, एक स्मॉलेस्ट यूनिट की बात हो रही है कि आप उसको जब उठाओ तो उसको आप इन पांचों में से किसी के अंदर कैटेगराइज कर सको। अदरवाइज आप तो ये भी कह सकते हो कि एम भी एक टोकन है, वाई भी एक टोकन है, पर ऐसा नहीं होता। इस पूरी यूनिट को देखेंगे, ये एक सिंगल आइडेंटिफायर बन रहा है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ कीवर्ड। एज वी जस्ट डिस्कस्ड, दे आर द रिजर्व्ड predefined words having special meaning। एंड हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर उसकी लिस्ट दिख जाएगी। एंड इनको आप मान के चलो दे आर रिजर्व्ड एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड एनीवेयर, बट जहाँ पर भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अलावा आप कहीं पर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपको याद रखना है। अनदर थिंग इज देयर आर ओनली 3 कीवर्ड्स जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, दे आर ट्रू, फॉल्स एंड नन। बाकी सभी कीवर्ड्स के सभी कैरेक्टर्स आर इन स्मॉल केस। अभी ये स्मॉल केस और अपर केस क्या होता है, जब भी किसी चीज को आप कैपिटल लेटर में लिखोगे और स्मॉल में लिखोगे, दे मीन द डिफरेंट थिंग। सो ये क्या कंसेप्ट है, दिस दिस इज द कंसेप्ट कॉल्ड एज केस सेंसिटिविटी। मतलब पाइथन आपकी केस सेंसिटिव है, इसके अंदर कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। तो इसका आपको ध्यान देना है, ओनली 3 कीवर्ड्स जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल में लिखे जाते हैं। इफ, एल्स, फॉर, जो भी आपने पढ़े होंगे सभी स्मॉल लेटर्स में आएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर। नाउ ये तो हमारे नेम्स होते हैं। अब किसी भी वेरिएबल का नाम अगर आपको देना है तो उसके हमारे पास कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 सिंपल, इट कैन नॉट बी अ कीवर्ड। आप उसको कीवर्ड नहीं रख सकते। मतलब जब भी कोई वेरिएबल का नाम रखना है, इट कैन बी एनीथिंग बट अ कीवर्ड। नंबर 2, इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। मतलब आप अल्फाबेट से स्टार्ट करो बट नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, आप आइडेंटिफायर के अंदर या नेम के अंदर कहीं पर भी नंबर यूज कर सकते हो बट नॉट एट द बिगिनिंग। थर्ड रूल, इट कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई वेरिएबल का नाम रखोगे, इसके अंदर जैसे कि नाम है, आपका वेरिएबल का नाम है माई नम, तो इसके अंदर स्पेस नहीं आएगा, आपको इसको इकट्ठा लिखना पड़ेगा। इट डज नॉट अलाउ वाइट स्पेसेस। नंबर 4, इट कैन नॉट कंटेन स्पेशल लेटर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर। मतलब जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स आपके पास हैं, जैसे कि हैश, जैसे कि डॉलर, जैसे कि एट द रेट, प्लस, माइनस, ये सभी चीज़ें आप इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ओनली वन थिंग इज अलाउड, जो कि है आपका अंडरस्कोर, जो कि कैसे लिखा जाता है। अगर आपका वेरिएबल का नाम है माई नम, तो आप लिखोगे माई अंडरस्कोर नम। ये क्या है, आपका अंडरस्कोर है। नाउ अनदर थिंग, किसी भी वेरिएबल के नेम के अंदर यू कैन ओनली यूज 3 थिंग्स। नंबर 1 इज डिजिट, नंबर 2 इज अल्फाबेट्स, नंबर 3 इज अंडरस्कोर। एंड डिजिट्स कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकती। These 3 things you need to remember। and another thing is कि आप कोई कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते। तो लास्ट थोड़ी देर पहले हमने जो कीवर्ड्स की लिस्ट देखी थी उसको यहाँ पर नहीं रख सकते। वन मोर थिंग, अब जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है जैसे कि प्रिंट, ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है,
तो क्या आप प्रिंट को आइडेंटिफायर कह सकते हो? आंसर इज यस। तो क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन का नाम है तो दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द वैलिड आइडेंटिफायर्स फ्रॉम द ऑप्शन, तो आप कीवर्ड्स को गलत करेंगे, मतलब कीवर्ड्स कभी भी वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होते। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो प्रिंट है वो भी एक कीवर्ड है। जो भी फंक्शन के नेम्स होते हैं दे आर नॉट कीवर्ड्स, दे आर आइडेंटिफायर्स। सो इसके अंदर कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी। जितने भी फंक्शन के नेम होते हैं दे आर वैलिड आइडेंटिफायर्स। सो रिमेंबर दैट। Moving on to the next topic. Now, next token is called literal. अब हमारे पास basically 4 or 5 types के literal है. Number 1 is numeric literal. Number 2 is string literal. Number 3 is boolean literal. And number 4 is special literal none. And last one is literal collection. इसके अंदर क्या आता है आपका लिस्ट, टपल एक्सेट्रा, जो कि आपके कलेक्शन ऑफ वैल्यूज वाली डेटा स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर आते हैं। नाउ लिटरल का दूसरा नाम है वैल्यूज और कॉन्स्टेंट्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। और हमारे पास जब भी आपने कोई ऐसी इक्वेशन देखी होगी विच इज रिटन एज लेट्स से x इक्वल टू 23 और माई नेम इक्वल टू लेट्स से पाइथन और मे बी इज एलिजिबल इक्वल टू फॉल्स, तो आपको जो भी राइट साइड में लिखी हुई वैल्यूज दिख रही हैं ये बेसिकली इन्हीं को बोलते हैं लिटरल्स। सो ये भी एक टोकन है और किस टाइप का टोकन है? लिटरल। तो फोकसिंग ऑन द फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक लिटरल, मतलब वो सभी वैल्यूज जो कि न्यूमेरिक बेस की है। अब हमारे पास ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्लोट, या फिर हम इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। अब इंटीजर के अंदर भी बेसिकली 3 टाइप्स के इंटीजर्स हम यूज करते हैं। नंबर 1 इज डेसिमल, नंबर 2 इज ऑक्टल एंड नंबर 3 इज हेक्साडेसिमल। एंड फ्लोटिंग पॉइंट की भी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होती है फ्रैक्शनल फॉर्म और एक होती है एक्सपोनेंट फॉर्म। नाउ इन दोनों के अंदर या फिर इन सभी के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है, जितने भी नंबर्स आप नॉर्मली यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3, जितने भी नंबर 88 99, ये सभी आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अंदर आप 0 से लेकर 9 तक के सिंबल्स यूज़ करते हो और इसका रेडिक्स या बेस होता है 10। ये चीज़ हमने 11th क्लास के सिलेबस में पढ़ी थी। ऑक्टल के अंदर आपके पास 0 से लेकर 7 तक सिंबल्स होते हैं, इसका बेस होता है 8 एंड ये नंबर आपका पाइथन के अंदर इट स्टार्ट्स विद 0 ओ एंड आफ्टर दैट आप जो भी नंबर लिखोगे इट इज इक्विवेलेंट टू द ऑक्टल नंबर। लेट्स से मैंने लिखा 52, तो ये जो मैंने लिखा 0 ओ 52 ये किसके इक्विवेलेंट है? मैंने एक तरीके से 52 विद रेडिक्स 8 लिखा है। जब भी आप कुछ ऐसा नंबर लिखते हो पाइथन के अंदर उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर के अंदर इंटरप्रेट कर दिया जाता है। थर्ड वन इज हेक्साडेसिमल, दीज नंबर स्टार्ट्स विद 0x। जब भी आप लिखेंगे 0x और उसके बाद आपने कोई भी नंबर लिखा, दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर। और ये जो नंबर मैंने इतना लिखा है ये किसके इक्विवेलेंट होता है? आपका इसके इक्विवेलेंट होता है। कंप्यूटर क्या करेगा या फिर पाइथन क्या करेगा? इसको कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नाउ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो जब भी आप कोई नंबर कुछ इस तरीके से लिखते हो, फॉर एग्जांपल 5.67, ये क्या हुई आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म। इसके अंदर आपका एक पार्ट होता है जो डेसिमल से पहले लिखा जाता है, दूसरा डेसिमल के बाद। सो दिस इज द फ्रैक्शनल फॉर्म। अब अगर इसी नंबर को मैं कुछ इस तरीके से लिखूं तो ये आपकी क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंट फॉर्म। बट एक्सपोनेंट फॉर्म को सीधे आप ऐसे नहीं लिखते क्योंकि ये चीज़ लिख पाना 10 टू द पावर 1 लिख पाना सीधे सीधे फॉर्म में पाइथन के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको लिखते हैं 0.567 E01। ये पार्ट क्या बता रहा है? 10 की पावर 1। So this is how you can write a fractional number in the exponent form and this is how you write a floating point number in the fractional form. So ये आपके numeric literal के अंदर आने वाली सभी values थी। Moving on to the next one which is string literal. अब string क्या होती है? String values, ऐसा कोई भी वैल्यू जिसको आप या तो सिंगल कोट्स में लिख रहे हो या डबल कोट्स के अंदर या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर, इसके अंदर बेसिकली वो सभी नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज लिखी जाती हैं विच कंसिस्ट ऑफ एनीथिंग अल्फाबेटिक, जैसे कि आपका नाम हो गया योर नेम और मे बी एनी
sentence or maybe any class or maybe anything which consists of any alphabet comes under string. even string के अंदर आप कोई digit, कोई स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी लिख सकते हो, बट आएगा वो हमेशा सिंगल या डबल कोट्स के बीच में. अब जो हमारी स्ट्रिंग होती है, इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स. वन इज सिंगल लाइन स्ट्रिंग, अनदर वन इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग. तो जब भी आपने कभी पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर काम किया होगा और आपने कभी लिखा होगा नेम इक्वल टू लेट्स से अरुण, आपने देखा होगा कि ये एक ही लाइन के अंदर वैल्यू आपको लिखनी पड़ती है. आप इसको अगली लाइन में कंटिन्यू नहीं कर सकते. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइन स्ट्रिंग. एक ऐसी स्ट्रिंग जो कि एक ही लाइन के अंदर स्टार्ट हुई, इस वाले कोड से उसी के अंदर खत्म हो गई. बट अगर आपके पास कोई लंबा सेंटेंस है और आप उसको मल्टीपल लाइंस के अंदर अगर कंटिन्यू करना चाहते हो, तो उस केस के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग का. इसको लिखने के भी दो तरीके हैं. एक है यूजिंग बैकस्लैश मेथड और एक है यूजिंग ट्रिपल कोट मेथड. तो बैकस्लैश क्या होता है? बैकस्लैश अगर आपको याद हो, इस सिंबल को बोलते हैं बैकस्लैश. ये उल्टा डिवीजन का सिंबल भी आप इसको समझ सकते हो. अब इसके अंदर होता क्या है, अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिखी, फॉर एग्जाम्पल नेम इक्वल टू, और आपको अगर स्ट्रिंग के अंदर लिखना था कि माई नेम इज, एंड अगर आपको अगली लाइन के अंदर इस स्ट्रिंग को कंटिन्यू करना है, तो आप सिंपली एक बैकस्लैश टाइप करके एंटर प्रेस करोगे, तो आपका जो कर्सर होगा वो अगली लाइन में आ जाएगा एंड यहां पर आप कंटिन्यू कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज प्रदीप कोट बंद. तो इसमें क्या हुआ, आपने यहां पर बैकस्लैश लगाया और उसके बाद जब आपने एंटर प्रेस किया तो आप अगली लाइन में आ गए और यहां पर आपने स्ट्रिंग को कंटिन्यू किया. तो ये था बैकस्लैश मेथड. अब जब भी आप इसी स्ट्रिंग को अगर प्रिंट करवाओगे, अगर आपने लिखा प्रिंट नेम, तो आंसर कैसे आएगा? आंसर विल बी लाइक माई नेम इज, और अगर यहां पर आपने स्पेस छोड़ा होगा तो एक स्पेस आएगा, अदरवाइज इसके साथ ही आएगा. लेट्स से यहां पर एक स्पेस था तो स्पेस के बाद आएगा प्रदीप. तो आप कहेंगे कि आपने भले ही यहाँ पर दो लाइन के अंदर इसको लिखा हो, बट जब आप बैकस्लैश मेथड का यूज करते हो तो अगली लाइन के अंदर भी स्ट्रिंग इज कंटिन्यूड, मतलब बैकस्लैश लगाने के बाद भी वो उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जिस तरीके से आपने उसी के आगे उसको लिखा होता. मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग कंटिन्यू ना होने के बजाय नीचे हो गई. दिस वॉज बैकस्लैश मेथड. अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इस नेम वेरिएबल की लेंथ कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो सिंपली यू कैन काउंट ऑल दी कैरेक्टर्स वन बाय वन इंक्लूडिंग स्पेस. दूसरा मेथड विच इज ट्रिपल कोट मेथड. इसके अंदर आप क्या करते हो, आपको अगर लिखना था नेम इक्वल टू लेट्स से माय नेम इज, और अगर आपने यहाँ पर एंटर प्रेस किया और अगली लाइन में आपने कंटिन्यू करके लिख दिया प्रदीप, और ट्रिपल कोट्स के अंदर 3 कोट्स आते हैं. ओके, ये आपने 3 कोट्स लगा दिए. अभी क्या होगा, जब आप इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे देन रिजल्ट विल बी समथिंग लाइक दिस. रिजल्ट विल बी नेक्स्ट लाइन के अंदर कंटिन्यू होगा प्रदीप. सो दिस विल बी द आंसर. तो हुआ क्या, जब आपने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, जब आपने यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो फिर ये एंटर उस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो गया एज अ बैकस्लैश एन विच इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर. ये न्यू लाइन कैरेक्टर की तरह इसके अंदर एंटर हो गया. तो अगर मैं इसी स्ट्रिंग को अगर ज्यादा डिटेल में जाकर अगर मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा तो मुझे मिलेगा कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग थी, जब आपने एंटर प्रेस किया तो आपकी स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से स्टोर हुई मेमोरी के अंदर. स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से स्टोर हुई होगी. तो क्योंकि एक एडिशनल बैकस्लैश एन आया, क्योंकि आपने यहाँ पर एंटर प्रेस किया था, इसी वजह से इस स्ट्रिंग की लेंथ 1 ज्यादा होती है. जितनी बार भी आप एंटर प्रेस करोगे उतनी बार बैकस्लैश एन उसके अंदर एंटर हो जाएगा. और बैकस्लैश एन क्या होता है आपका? एक एस्केप कैरेक्टर होता है जिसको अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, एंड इसकी लेंथ होती है 1 बाइट. भले ही उसके अंदर बैकस्लैश और एन 2 कैरेक्टर्स हैं, बट इसकी लेंथ इज 1 बाइट क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है. सो जब आप ट्रिपल कोट्स मेथड का यूज करेंगे, जितनी बार भी आपने एंटर प्रेस किया, मतलब आपने एक स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश एन को स्टोर कर दिया, इट मींस आपकी स्ट्रिंग की लेंथ +1 होनी है. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. Moving on to the next topic, which is what is escape characters. So escape characters आपके वो characters होते हैं which can't be or which cannot be typed in a string directly. What does it mean is कि जैसे आपके पास बैक स्पेस है, जैसे आपके पास एंटर है, जैसे आपके पास टैब बटन है,
ये कुछ आपके कंप्यूटर के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर कुछ बटन्स हैं। तो जब आपको कोई स्ट्रिंग के अंदर इनको स्टोर करना होगा तो आप ये नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्ट्रिंग स्टोर करना चाहता हूं विच इज समथिंग लाइक नेम, ये स्ट्रिंग है और कुछ एक टैब मतलब 8 स्पेसेस आने चाहिए और उसके बाद आपका प्रिंट हो क्लास। तो अगर मुझे कैसी स्ट्रिंग चाहिए, बीच में मुझे 8 स्पेसेस चाहिए थे, तो मैं जैसे ही स्ट्रिंग के अंदर टैब प्रेस करूंगा वो काम नहीं करेगा, या फिर अगर मैंने एंटर प्रेस किया दूसरी लाइन में आने के लिए वो भी काम नहीं करेगा। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसको आपको स्टोर कराने के लिए कोई ऑप्शन कीबोर्ड के ऊपर नहीं दिया होता। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जिसको हम बुलाते हैं एस्केप कैरेक्टर, जिसको अपनी स्ट्रिंग के अंदर आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपनी स्ट्रिंग के अंदर टैब लिखना है तो मैं लिखूंगा \t। तो बेसिकली मैं अपनी स्ट्रिंग को अगर नेम \t और क्लास करके लिखूंगा तो ये \t क्या है आपका, ये एक एस्केप कैरेक्टर है विच इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट 8 स्पेसेस। बेसिकली \t तो आपका टैब बटन है, टैब बटन कीबोर्ड पे होता है, बट हमने उसको स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर दिया है। सिमिलरली एंटर के लिए हमारे पास \n होता है, बैकस्पेस के लिए हमारे पास \b होता है। पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। इसके अंदर से मेन क्वेश्चन क्या आता है, मेन क्वेश्चन ये आता है कि आपको कोई स्ट्रिंग दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई स्ट्रिंग दे दी गई एंड उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC \d \f \t और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग क्या होगी। तो क्या करेंगे आप पहले A के पास जाएंगे 1 कैरेक्टर, B के पास जाएंगे 2 कैरेक्टर्स। तो बेसिकली आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि स्ट्रिंग के अंदर एवरी कैरेक्टर इज ऑफ 1 byte plus 1 escape character is of 1 byte as well। even though escape characters के अंदर multiple alphabets, multiple symbols आपको दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल \t इसके अंदर 1 2 दो सिंबल्स हैं, बट स्टिल इट इज ट्रीटेड एज 1 byte। तो आप यहां पर देखेंगे A which is of 1 byte 2 3। अब \d क्या ये कोई escape character है, आंसर इज नो। तो ये 4 5 दोनों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। \e 6 7 क्योंकि \e भी कोई एस्केप कैरेक्टर नहीं है। अगेन \f 8 9। तो यहां तक हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है 9 कैरेक्टर्स या 9 बाइट्स। जैसे ही आपके पास \t आएगा तो जब भी आता है आप उसके नेक्स्ट कैरेक्टर को देखें और चेक करें कि क्या इसको मिलकर एक एस्केप कैरेक्टर बन रहा है या नहीं। अब क्योंकि \t एक एस्केप कैरेक्टर है तो इसको आप सिर्फ 1 टाइम काउंट करेंगे, तो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 10 बाइट्स। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। एक और एस्केप कैरेक्टर का फायदा क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग कुछ इस तरीके की है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई इंग्लिश का सेंटेंस है जो कि सिंगल कोट के अंदर लिखा है और हमने यहाँ पे लिखा है इट इज सुमित्स पेन। तो जो यहाँ पर आप देखेंगे जो सुमित्स यहाँ पर लिखा है, तो स्ट्रिंग की खास बात क्या है कि जहां से आपका सिंगल कोट स्टार्ट होगा, सिंगल कोट पे स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी। तो कंप्यूटर के लिए उसके बाद लिखा हुआ पार्ट ये इनवैलिड हो गया, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग तो सिर्फ यहां तक लिखी है। तो ये जो सिंगल कोट हमारे पास है, हमको इसको क्या करवाना पड़ेगा, एस्केप कराना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, एस्केप। तो एस्केप कराने के लिए हमारे पास एक एस्केप कैरेक्टर है \कोट, जिसका यूज हम जब भी हमको सिंगल कोट या डबल कोट के लिए डबल कोट, जब भी एक स्ट्रिंग के अंदर इनको लिखना होता है टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं, उसको एस्केप करा देते हैं। तो व्हाट वी विल डू इज, जहां पर सुमित्स, जहां पर सिंगल कोट आएगा, वी विल राइट \कोट। सो नाउ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब क्या होगा कि आपका कंप्यूटर इस कोट के साथ इसको कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको एस्केप करा दिया। इसको कंसीडर करेगा, सो इट विल बिकम द पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, सो दिस विल नॉट रिजल्ट इनटू एरर। तो बेसिकली इनका यूज ऐसी जगह पे होता है। प्लस क्वेश्चन आपके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर आएंगे, उसके अंदर आपको हर एक कैरेक्टर का साइज 1 बाइट रखना है एंड एस्केप कैरेक्टर्स का साइज भी 1 बाइट। अनदर ट्रिकी क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास एक रैंडम स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल माई स्ट्रिंग विच इज इक्वल टू \\\\। ले लेते हैं यहाँ पर 3 बैकस्लैश हैं। अभी हमेशा रूल फॉलो क्या करना है, जैसे ही आपको \, दिखेगा आप उसके अगले वाले कैरेक्टर को देख के बताएं कि क्या इन दोनों को मिलाकर कोई एस्केप कैरेक्टर बनता है या नहीं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर थोड़ी देर पहले एस्केप कैरेक्टर्स आए थे, तो ये दोनों मिलकर एक सिंगल \, की तरह काम करते हैं इन पाइथन। तो ये एक
एस्केप कैरेक्टर बन गया, यहाँ पर साइज हो गया 1 बाइट। अब अगले कैरेक्टर को देखेंगे, यहाँ पर एक सिंगल बैकस्लैश लगा है, उसके बाद आपको लगेगा स्ट्रिंग खत्म हो गई, बट द रियलिटी इज ये बैकस्लैश के बाद जो सिंगल कोट है, हमको पता ये भी एक एस्केप कैरेक्टर की तरह काम करता है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, पाइथन क्या करेगा, इसको मिलाकर एक एस्केप कैरेक्टर कंसीडर कर लेगा। एंड क्योंकि उसके बाद क्लोजिंग कोट आपको नहीं मिलेंगे, इस वजह से ये स्ट्रिंग आपकी क्या बन जाएगी, ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल आपका जो स्ट्रिंग है दोनों तरफ सिंगल कोट होने चाहिए थे, बट यहां पर क्या हुआ है, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, जो आपका ये वाला पार्ट है, इसने क्या किया, मिलकर एक सिंगल एस्केप कैरेक्टर बना लिया, और अब ये जो स्ट्रिंग आपकी ओपन हुई वो क्लोज नहीं हुई है। दैट इज व्हाई दिस इज एन इनवैलिड स्ट्रिंग। तो ऐसे क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट आपको यहाँ पर दिख जाना चाहिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। तो इसीलिए मेक श्योर जब भी आपके पास कोई बैकस्लैश आए, आप उसके नेक्स्ट वाले कैरेक्टर को चेक करें कि क्या उसको मिलाने के बाद कोई एस्केप कैरेक्टर बन रहा है या नहीं। अगर बनेगा तो इसका साइज हो जाएगा 1 बाइट, और अगर नहीं बनेगा तो दोनों को आप अलग ट्रीट करोगे। फॉर एग्जाम्पल बैकस्लैश अगर मैं m रख देता हूं तो ये कोई एस्केप कैरेक्टर नहीं होता, तो इसका साइज अलग, इसका साइज अलग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड अनदर थिंग इज देयर इज वन फंक्शन कॉल्ड एज लेंथ फंक्शन। इसका यूज करके यू कैन कैलकुलेट द लेंथ of any either string or list or tuple or even dictionary. So basically length function का use करके you can count the length of any sequence or mapping. So basically ये एक टॉपिक रह गया था, आप इसको, वैसे इजी क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लिटरल इज बूलियन लिटरल और बूलियन वैल्यू। पाइथन के अंदर बेसिकली सिर्फ दो बूलियन वैल्यूज हैं, एक है आपका ट्रू और दूसरा है फॉल्स। बेसिकली ये वैल्यूज आपकी किसी भी कंडीशन के अंदर, जैसे कि इफ कंडीशन के अंदर, व्हाइल या फिर ऐसी जगहों पे काम आती है बूलियन वैल्यूज, जहां पर आपको किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करनी होती है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। सो ये दो वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ किसी भी स्टेटमेंट के अंदर ये बताती है कि गिवन कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। मान लेते हैं अगर आपको ये चेक करना है कि कोई यूजर वोट डालने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, अगर होगा तो आप उसके रिजल्ट को एक बूलियन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज फॉल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, या तो ट्रू के अंदर या फॉल्स के अंदर। नेक्स्ट लिटरल इज नन, या फिर इसको कहा जाता है स्पेशल लिटरल। स्पेशल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो नन लिटरल है ये बता रहा है ये कोई वैल्यू नहीं है, ना ही ये कोई लिटरल है, ये बता रहा है एब्सेंस ऑफ वैल्यू। मतलब कि गिवन वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है और आपके पास उसकी वैल्यू नहीं है, तो आप नन का यूज करके डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये एक्स वेरिएबल है और इसके अंदर कोई वैल्यू अभी तक स्टोर नहीं की हुई। हाँ, फ्यूचर में अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करोगे तो वो पॉसिबल है, बट यहां पर वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, वैल्यू इज एब्सेंट। एब्सेंट ऑफ वैल्यू मतलब आपके पास कोई बॉक्स है, अगर वो बॉक्स खाली है तो आप कह सकते हैं कि कोई वैल्यू उसके अंदर नहीं है या फिर उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इट मींस इट होल्ड्स नन। बट अगर आपके पास कोई चीज है और उसके अंदर आप कहते हैं जीरो रखा है, तो जीरो भी अगेन एक इंटीजर वेरिएबल है। इंटीजर वेरिएबल स्टिल एक वैल्यू है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू, प्रेजेंस ऑफ वैल्यू। जीरो एक वैल्यू है बट खाली डब्बा इट मीन्स नन, और उसके अंदर कुछ भी पड़ा है, चाहे जीरो पड़ा है, -1 पड़ा है, इट इज अगेन अ वैल्यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अभी हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन आपके पास टाइप, इसको अगर आप कोई वैल्यू पास करोगे, फॉर एग्जांपल ABC, तो आपको ये बताएगा कि इसका डेटा टाइप क्या है। वो डेटा टाइप हमेशा आपके पास इस तरीके से आएगा, क्लास एंगुलर ब्रैकेट लेट्स से str। तो ये बता रहा है कि ये वैल्यू बेसिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप की है। तो टाइप फंक्शन आपको किसी भी वेरिएबल या फिर वैल्यू का डेटा टाइप बताता है, या फिर बेसिकली वो किस क्लास से बिलोंग करता है। एक फंक्शन आपके पास है ID, अगर आप इसको कोई वेरिएबल दोगे या फिर कोई भी वैल्यू दोगे, फॉर एग्जांपल 123, तो ये आपको उसका मेमोरी एड्रेस देगा कि वो मेमोरी के अंदर किस लोकेशन पर है। तो ये दो फंक्शंस हैं जिसको आप याद रख सकते हो। इसके अलावा दो फंक्शंस और हैं, एक है CHR, एक ORD। तो CHR क्या करेगा, आपसे कोई इंटीजर वैल्यू लेगा या फिर कोई एस्काई वैल्यू लेगा, फॉर एग्जांपल 65, और ये आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर वैल्यू देगा। 65 एक एस्काई वैल्यू है, उसका कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है आपका कैपिटल A। सिमिलरली ORD इसका बिल्कुल अपोजिट है, ये आपसे कोई कैरेक्टर लेगा, फॉर एग्जांपल स्मॉल a, और आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर या फिर एस्काई वैल्यू देगा विच इज 97। नेक्स्ट वन इज ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है? बेसिकली इट्स अ सिंबल दैट
performs an operation on the operand. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर, एक एरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि एरिथमेटिक्स या फिर एरिथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये सब क्या है आपके अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा किसी ऑपरेंड के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 + 6, तो ये जो दोनों तरफ आपने इसके लिखे इसको बोलते हैं ऑपरेंड, और जो बीच में लिखा है दिस इज द ऑपरेटर, तो ये बेसिकली एक ऑपरेशन कर रहा है, दोनों को ऐड कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास कई तरह के ऑपरेटर्स हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको टाइप ऑफ ऑपरेटर्स दिख जाएंगे। ये चीज हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी, एंड किसी के अंदर अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको हम सॉल्व करेंगे। एडिशनली जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, जब हम मॉडल पेपर्स करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तब भी आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट वन इज पंक्चुएटर। अब ये क्या होते हैं? दीज आर द सिंबल्स दैट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस और पाइथन कमांड। तो बेसिकली जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसे सिंबल्स आए होंगे, जैसे कि कॉलन, जैसे कि सेमीकोलन, जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे कि राउंड ब्रैकेट, जैसे कि कर्ली ब्रैकेट, जैसे कि हैश, जैसे कि सिंगल कोट, डबल कोट, इक्वल टू। ये सब क्या है? जो भी सिंबल्स अभी तक आपने नहीं देखे, जितने भी टोकन्स के अंदर बचे हुए जितने भी सिंबल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज पंक्चुएटर, और उसका यूज बेसिकली सेंटेंस के फॉर्मेशन में होता है। जैसे कि अगर आपने कहीं पर इफ कंडीशन लिखी तो ब्रैकेट्स का यूज करते हैं हम, और कॉलन का यूज करते हैं। ये आपके आते हैं पंक्चुएटर्स के अंदर, ये सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर, सेंटेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज वेरिएबल। पाइथन के अंदर वेरिएबल क्या होता है? तो जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर आपने देखा था, आप लिखते थे x = 20, तो ये 20 वैल्यू x के पास होती थी। सिमिलरली पाइथन के अंदर भी वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये वैल्यूज को पॉइंट करते हैं। बेसिकली अगर आपने लिखा x = 20, तो मेमोरी के अंदर, ये आपकी रैम है, रैम के अंदर जहां पर भी 20 पड़ा होगा x उसको पॉइंट करेगा। अगर आपने लिखा y = 20, तो y भी क्या करेगा? इसको पॉइंट करेगा। आपने लिखा x = 100, तो इस वैल्यू में चेंज नहीं होगा, x अब किसी दूसरी जगह पर पड़ी हुई वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो बेसिकली वेरिएबल्स आर जस्ट बेसिकली पॉइंटर्स इन पाइथन, जो कि वैल्यू को पॉइंट करते हैं। अनलाइक C++ जिसके अंदर वेरिएबल्स आपके, C++ के अंदर वेरिएबल्स आपके कंटेनर्स की तरह काम करते थे, जो कि ज्यादा मेमोरी भी लेते थे। वेरिएबल जैसे पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द मेमोरी यूज, ऑलराइट, इट ऑप्टिमाइजेस द मेमोरी यूसेज। ये जो वैल्यूज हैं, क्योंकि रैम के अंदर हैं, तो रैम के अंदर जब भी कोई वैल्यू स्टोर होती है, उसके साथ कोई पर्टिकुलर उसका एड्रेस भी होता है। तो जब आपका x 20 को पॉइंट करेगा, तो बेसिकली आपको एड्रेस दे रहा है कि किस एड्रेस पर आपको वैल्यू मिलेगी। जब आपने वैल्यू चेंज की, तो अभी आपको दूसरा एड्रेस देगा जहां पर आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो इसके अंदर आपको सिर्फ यही ध्यान देना है। नेक्स्ट टॉपिक, अब इसी का यूज करके वी हैव न्यू टॉपिक कॉल्ड एज डायनामिक टाइपिंग. So it is that feature of Python, I would say it's that feature of Python that allows you to make a variable hold values और point values of different data types. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका वेरिएबल x = 10 है, तो x का डेटा टाइप क्या होगा? इसका डेटा टाइप इज बेसिकली, इसका डेटा टाइप होता है, it depends, the data type of x depends on the type of value it points to. It means अगर x = 10 लिखा है, मतलब मेमोरी के अंदर x 10 को पॉइंट कर रहा है। अब आप किसी भी पॉइंट पर अगर लिखोगे x = 10.5, तो अभी ये किसी फ्लोटिंग पॉइंट को पॉइंट कर रहा है, तो x का डेटा टाइप क्या हो जाएगा? इट विल बी फ्लोट। यहां पर x का डेटा टाइप था इंटीजर। इवन अगर आप किसी पॉइंट पर x की वैल्यू लिखते हो, x = hello, तो ये आपका हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप, x का डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग। तो यहां पर x का डेटा टाइप इज चेंजिंग according to the value that is being pointed by the variable. So this feature is called as dynamic typing. C++ में क्या होता था? जब भी आपने किसी वेरिएबल को डिफाइन किया, मान लेते हैं आपने लिखा x आपका इंटीजर है एंड इट इज इक्वल टू 20, तो क्योंकि आपका इंटीजर वैल्यू था x का, तो किसी भी पॉइंट पर प्रोग्राम के आप x को कोई दूसरे टाइप की वैल्यू नहीं दे सकते थे। मतलब अगर कहीं पर आपने लिखा x = 20.5, it would have resulted into error. So this was called as
स्टैटिक टाइपिंग। बट पाइथन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी वेरिएबल को कभी भी किसी भी टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू देने का मतलब क्या है, वो पॉइंट कर सकता है किसी भी वैल्यू को। वैल्यूज तो मेमोरी के अंदर पड़ी हुई हैं, इट इज जस्ट पॉइंटिंग इट आउट। सो दिस इज कॉल्ड एज डायनामिक टाइपिंग। तो इसका फायदा है कि आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। बट इसका एक नुकसान भी है। नुकसान इज कि कहीं पर अगर आपने लिखा हुआ x इक्वल टू 20 और प्रोग्राम के अंदर कहीं पर आपने x इक्वल टू 20+1 लिखा है और बीच में कहीं पर वेरिएबल की वैल्यू बाय मिस्टेक x इक्वल टू abc हो गई, तो दिस स्टेटमेंट वुड रिजल्ट इनटू एरर। बट अगर इफ यू आर कॉशियस देन दिस इज वेरी हेल्पफुल टेक्निक। सो विद दिस वी कंप्लीट द पार्ट 1 of the revision video. In the next video, we are going to cover the rest of the topics from the chapter 1, the revision of Python tour. And if you have any doubts, please comment down in the video. See you in the next one. Thank you.